चैप्टर 3 आव्यूह। तो ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, आव्यूह को आव्यूह को सदैव इस प्रकार के ब्रैकेट में रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसी के इक्वल ए इक्वल मान के चल रही हूँ। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे मैं ले रही हूँ 3, 2, 4, 5। ठीक है, इस टाइप से हम आव्यूह को लिखते हैं। अब जान लेते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं इसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ a इक्वल 3, 2, 4, 5। अब हमें देखना है इसकी कोटि कितनी है। ठीक है, कोटि को हमेशा लिखते हैं किसमें, m इंटू n या फिर r इंटू सी, रो इंटू कॉलम। जो फर्स्ट m होता है वो होता है रो। ठीक है, यानी कि पंक्तियाँ। m क्या होता है, पंक्तियाँ, और n होता है स्तंभ यानी कि कॉलम। लिखते कैसे हैं हम, m इंटू n। तो हमें क्या देखना है कि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, यानी m कितनी है। पंक्तियाँ कैसे गिनते हैं, जो इस टाइप से मतलब लेटी हुई होती हैं, जो लेटी हुई संख्याएं होती हैं उन्हें कहते हैं पंक्तियाँ। तो इसमें कितनी रो हैं, हम गिनते हैं 1, 2। तो m इज इक्वल कितना हुआ, 2। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कॉलम कितने हैं, यानी कि स्तंभ कितने हैं। जो खड़े हुए होते हैं खंबे की तरह वो होते हैं हमारे स्तंभ। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, 1, 1, 2। तो n इक्वल कितना हुआ, 2। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने एक को लिया 3, 4, 9, 5, 6, 7। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं और कितनी कॉलम है। अब देखिए वही सेम टू सेम करते हैं, m इंटू n। अब इधर देख लेते हैं, हमें क्या देखना है, m यानी कि लेटी हुई पंक्तियाँ, यानी कि लेटे हुए नंबर्स। देखो ये लेटे हुए हैं, ये लेटे हुए हैं, तो कितने हुए, 1, 2। तो m इज इक्वल कितना हुआ, 2। ठीक है, अब देखते हैं कि खड़े हुए कितने हैं, यानी n कितने हैं, यानी कॉलम कितने हैं। तो 1, 2, 3। कितने हुए, 1, 2, 3। तो n इज इक्वल कितना हुआ, 2। ठीक है, समझ में आ गया। आव्यूह की कोटि क्या होती है, m इंटू n के रूप में से लिखते हैं, यानी कि पंक्ति इंटू स्तंभ। पंक्ति कौन सी होती है, जो लेटी हुई होती हैं, और स्तंभ कौन से होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं खंबे की तरह। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब आगे पहुँचते हैं हम स्तंभ आव्यूह, यानी कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। ये आव्यूहों के प्रकार में आएगा, पहले लिख देते हैं आव्यूहों के प्रकार। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 डालते हैं स्तंभ। स्तंभ आव्यूह क्या होता है,
स्तंभ आव्यूह क्या होता है। अभी मैं एग्जाम्पल दे के बताती हूँ डायरेक्ट। जैसे कि मैंने v इक्वल लिखा, स्तंभ में संख्याएं लिखना, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 9, 11, 13, ये मेरी स्तंभ में यानी कि खंबे के रूप में। तो इस प्रकार का जो भी आव्यूह दे रखा होगा वो कहलाएगा हमारा स्तंभ आव्यूह, ठीक है। अब इसी प्रकार सेकंड देखते हैं, वो होता है आपका पंक्ति आव्यूह। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। अब हमें संख्या किस में लिखनी है, पंक्ति में, यानी कि लेटी हुई लिखनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना था, आव्यूह की कोटि में लेटे हुए क्या कहलाते हैं, एम, यानी कि पंक्ति, और खड़े हुए यानी स्तंभ की तरह जो दिखते हैं वो हमारे एन होते हैं, ठीक है। संख्या ले लेते हैं हम कोई भी, 1, 4, 5, ये आपकी क्या कहलाएंगे, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। नंबर थर्ड देख लेते हैं, वो है हमारे विकर्ण आव्यूह। क्या, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। जो विकर्ण आव्यूह होता है वो वर्ग आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह कहलाता है। लेकिन कब कहलाएगा, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है, शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए, पहले डेफिनेशन को ठीक से पढ़ो। इसने कहा है वर्ग आव्यूह मैं अभी आपको बताऊंगी, मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन आगे बता दूंगी मैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं, अभी विकर्ण आव्यूह है तो इसी को देख लेते हैं। वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह कहलाता है, लेकिन इसने कंडीशन दी है क्या, विकर्ण के अतिरिक्त, यानी डायगोनल जो होते हैं ना, आपने डायगोनल पढ़े हैं ना, 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, तो वही डायगोनल, ठीक है, जो आपके ज्योमेट्री में आते हैं। जैसे कि क्रॉस में संख्याएं जो होती है ना, क्रॉस में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये एक आपका वर्ग है और इसमें जो ये लास्ट यानी ABCD, AC इस वर्ग के क्या है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। BD इस वर्ग के क्या है, यानी कि डायगोनल, जो क्रॉस में होते हैं वही होते हैं डायगोनल। इसने कहा है कि विकर्ण के अतिरिक्त यानी डायगोनल के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए। जैसे कि ए को मान लेते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यानी वर्ग आव्यूह यानी कि जिसमें m और n की संख्या इक्वल होनी चाहिए। पूछे, ठीक है, तो देख लेते हैं 4, 5, 6, 7, ये तो हो गया आपका वर्ग आव्यूह। कौन सा, वर्ग आव्यूह, यहीं पे डिफाइन कर दे रही हूँ मैं, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें जो लेटे हुई संख्याओं की जो लाइन है, लेटी हुई संख्याओं की जो लाइन है, यानी 1, 2, m इज इक्वल 2 है, और जो खड़ी हुई लाइनें हैं यानी 1, 2, स्तंभ जो हैं उनकी भी संख्याएं 2 है, यानी n इक्वल भी 2 है। वर्ग आव्यूह में m इज इक्वल n होता है, इस बात को सिर्फ आपको ध्यान रखना है। वर्ग आव्यूह में
m इज इक्वल n होता है, यानी कि रो और कॉलम की संख्याएं समान होती हैं। ठीक है, अभी हम विकर्ण आव्यूह को समझ लेते हैं। अभी हमारे वर्ग आव्यूह समझ में आ गया है ना, तो हम इसे समझ लेते हैं कि इसमें क्या है कि वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है। ये मैंने वर्ग आव्यूह के लिए एग्जाम्पल बताया है, अभी आपको आगे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे विकर्ण आव्यूह को बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें है कि विकर्ण आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह लिख लिया, यानी हम 2/2 का कर रहे हैं इसे, यानी m इज इक्वल n कर रहे हैं तो 2/2 का कर लेते हैं। अगर आपको 3/3 का करना है तो आप 3/3 का भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगी 3/3 का भी अभी आगे। ठीक है, 4, लेकिन इसने क्या है क्रॉस में 0 0 9, मतलब कि डायगोनल में 0 होना चाहिए, डायगोनल में 0 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विकर्ण जो होता है, विकर्ण एक विकर्ण जो होता है उसमें संख्या होनी चाहिए। सेकंड विकर्ण जो आपका है उसमें 0 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विकर्ण में ही संख्याएं होनी चाहिए, या फिर वो इधर साइड हो या फिर इधर साइड हो। अभी आपको इधर साइड वाला दिखाती हूँ। आप कर सकते हैं 0 0 5 4। ठीक है, मतलब कि एक ही विकर्ण में, आपके एक ही विकर्ण में संख्या होनी चाहिए, अदरवाइज जो भी संख्या हो वो 0 ही होनी चाहिए। ये है आपका विकर्ण आव्यूह। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि 3/3 का भी बता दूं। ठीक है, चलो 3/3 का भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखो 3/3 का लिखने कितना है, हमें 3/3 का बनाना है, यानी m इक्वल 3 करना है और n इक्वल 3 करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये m। ठीक है, मतलब m और n दोनों हमने 3 लिख लिया, यानी 3/3। इनका क्या होता है m इंटू n, ये आपको पता ही है। m क्या होती है आपकी, m क्या होते हैं आपकी, लिख देती हूँ मैं इधर पे। m इक्वल क्या है, पंक्ति। ठीक है, और n इक्वल क्या है, स्तंभ। समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं 4 0 0 3 नहीं 0 0, क्योंकि विकर्ण में करना है ना। हाँ, 5 0 और 0 0 9, यानी कि विकर्ण में ही संख्या है, अदरवाइज हर जगह पे आपकी 0 ही है। ये होता है आपका विकर्ण आव्यूह। क्लियर। अब पढ़ेंगे हम एकक आव्यूह। कौन सा, एकक आव्यूह। ये क्या होता है ये जान लेते हैं हम। एकक आव्यूह होता है, ये भी एक वर्ग आव्यूह है, एकक आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह है, लेकिन इसमें जो विकर्ण जो होते हैं ना, अभी जो हमने पहले पढ़ा था विकर्ण आव्यूह, इसमें जो विकर्ण होते हैं उनकी संख्याएं समान होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, इसमें भी m इक्वल n होगा। इस बात को हमें गौर से याद रखना है, ये आपके बहुत काम में आएगा। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विकर्ण आव्यूह, सॉरी वर्ग आव्यूह क्या होता है। उसमें ऑप्शन लिखे होंगे m इक्वल n हो देन, एंड m इज़ नॉट इक्वल n, या फिर नन ऑफ दीज। इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको क्या चूज़ करना है, m इज़ इक्वल n, बिकॉज वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्याएं समान होती हैं। क्लियर। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एकक आव्यूह का। ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, यानी कि एक वर्ग विकर्ण आव्यूह है, आप कह सकते हैं एक वर्ग विकर्ण आव्यूह है, जिसमें डायगोनल, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 1 0 0 1, मतलब कि डायगोनल में जो संख्याएं होंगी, या फिर यहाँ हो या फिर यहाँ हो, जो संख्याएं होंगी डायगोनल में वो सिर्फ 1 और 1 ही होंगी, और कोई संख्या नहीं होगी, सिर्फ 1 ही होगी। इस वाले डायगोनल में लिखेंगे तो 0 1 1 0। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। तो एकक आव्यूह क्लियर।
अभी पढ़ लेते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव क्या होता है? शून्य अवयव, शून्य अवयव वह अवयव है जिसके सभी अवयव जीरो होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0, जिसके ऑल एलिमेंट्स, जिस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं वही कहलाता है आपका शून्य अवयव। क्लियर? क्लियर। अवयव की कोटि में आपको मैं इसका क्रम भी बता देती हूँ। इसका जो विन्यास होता है अवयव की कोटि का वो किस टाइप से होता है। A11, मैंने A11 क्यों लिखा? क्योंकि ये पहली रो का पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट है। ठीक है, पहली रो का पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट है, इसलिए इसमें m की संख्या कितनी होगी? 1, और n की संख्या क्या होगी? 1। इसी टाइप से नेक्स्ट होता है A12। अब A12 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये पहली रो का दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है, यानी कि जिस रो में आप लिख रहे हैं उसमें संख्याएं, यहाँ पे जो 1 1 मैंने लिखा है फर्स्ट रो है, इसकी वजह से संख्याएं समान होंगी। ठीक है, इसी टाइप से A13 अप टू डॉट डॉट A1n, यानी जो आपके स्तंभ है उनकी संख्याएं कितनी हैं? n, यानी कि नेचुरल नंबर अनंत तक। ठीक है, इसी टाइप से हमें यहाँ पे लिखना है। अभी मैंने 21 क्यों लिखा है? यहाँ पे मैंने A21 क्यों लिखा है? क्योंकि ये दूसरी रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। ठीक है, यानी रो जो होती है वो पहले लिखी जाती है और कॉलम जो होती है बाद में लिखी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना m इंटू n, रो पहले कॉलम बाद में, कॉलम की संख्या बाद में लिखनी है, रो की संख्या पहले लिखनी है। ठीक है, A21, इसके बाद क्या आएगा? ये संख्या तो समान रहती है क्योंकि हम दूसरी रो में लिख रहे हैं सारे एलिमेंट, तो 1 2 2 A2 3 अप टू डॉट डॉट A2n। इसी टाइप से आप यहाँ पे कर लो अप टू डॉट डॉट AM1, यानी कि जो आपकी पंक्तियाँ हैं, रो है, उसकी जो संख्या है वो अनंत तक है यानी m, और जो आपका कॉलम है यानी आपका स्तंभ है वो तो एक ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट ही स्तंभ तो है आपका। इसी टाइप से हम इसे भी कर सकते हैं AM2, 2 क्यों लिखा? क्योंकि दूसरा स्तंभ है। इसी टाइप से हम लिख सकते हैं, इधर भी अप टू डॉट डॉट करते आते हैं, इधर भी कर लेते हैं हम ऐसे ही AM3, ऐसे ही AMN, यानी कि अनंत तक, यहाँ भी और यहाँ भी। ये आपको ठीक तरीके से आपके NCERT मैथ के 64 पेज नंबर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार NCERT मैथ में से 64 पेज नंबर पे इसकी पूरी समरी दे रखी है, आप उसे देख लेना। ठीक है, हाँ एक और बात, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल आई जे जो होता है ना, आई जे जो होता है वो भी यही होता है m है। आई क्या है? आपके रो की संख्या, ठीक है, और जे क्या है? आपके कॉलम की संख्या। ठीक है, क्लियर? अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अवयव A इक्वल इतना 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 के लिए ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट इसने पूछा है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि क्या होती है? ठीक है, इसमें पूछा है इस वाले क्वेश्चन में अवयव की कोटि क्या है?
आव्यूह की कोटि क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था m इंटू एन ही आव्यूह की कोटि होती है, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसमें रो कितने हैं, यानी पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। ठीक है, तो पंक्ति कितनी है इसमें, तीन, और इसमें पूछा एन यानी कॉलम आपके स्तंभ, स्तंभ कितने, एक, दो, तीन, चार, तो चार स्तंभ हैं। तो आव्यूह की कोटि क्या हुए, 3/4। ठीक है, अब हमें इसने सेकंड नंबर पे पूछा है अवयवों की संख्या, अवयव कितने होंगे। तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखेंगे। लेकिन जो आव्यूह की कोटि होती है ना, उसका जो क्रॉस होता है, क्रॉस उसी का टोटल, यानी 3/4 का टोटल होगा, 4 3 12, यही आपकी अवयवों की संख्या होगी। ठीक है, अब इसने सेकंड थर्ड पे पूछा है कि अवयव इतने इतने आपको दिए हुए हैं, इनकी जगह पे संख्या ज्ञात करनी है, यानी A13 याद करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम A13 क्या हुआ, यानी फर्स्ट मतलब पहले क्या लिखा होता है M, बाद में क्या लिखा होता है N, यानी कि रो की संख्या, कॉलम की संख्या, MN यही तो होता है। तो M यानी कि पहली पंक्ति में तीसरे कॉलम का अवयव ज्ञात करना है। पहली पंक्ति ये रही, तीसरा कॉलम कौन सा है, 1 2 3, तीसरा कॉलम ये, तो हमारा नंबर क्या हुआ, 19। ठीक है, उसी प्रकार से A21 ज्ञात करना है, यानी कि दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम का नंबर ज्ञात करना है। तो दूसरी पंक्ति ढूंढते हैं, पंक्ति कौन सी होती है, जो लेटी हुई होती है, और जो खड़े हुए होते हैं वो होते हैं स्तंभ। तो पंक्ति कौन सी है हमारी, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ कौन सा है, ये, और दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली, तो नंबर कौन सा हुआ, 35। ऐसे हमारा है A33, यानी कि तीसरी पंक्ति में तीसरे कॉलम का नंबर, यानी तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी वाली है, और आपको कॉलम कौन सा दिया है, तीसरा, तो 1 2 3, यानी -5। अभी पूछा है A24, यानी दूसरी पंक्ति में चौथे स्तंभ की संख्या। दूसरी पंक्ति कौन सी है, 1 2, दूसरी ये रही, और चौथा स्तंभ कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा ये रहा, दूसरी पंक्ति में चौथे स्तंभ की संख्या, यानी 12। ठीक है, अभी है A23 यानी कि दूसरी पंक्ति के तीसरे कॉलम का नंबर। दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा कॉलम क्या है, यहाँ पे दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का कॉमन क्या है इसमें, 5/2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार देख लीजिए ठीक से। आव्यूह की कोटि क्या होती है, M/N, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या इंटू कॉलमों की संख्या। तो क्या हुआ, हमारी पंक्ति कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो कितना हुआ, 3/4। अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या होती है आव्यूह की जो कोटि होती है ना, उसका जो क्रॉस करके टोटल आता है, वही आपके अवयवों की संख्या होती है। अभी ये आपको निकालना बता ही दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। यानी इस क्वेश्चन को इतना बड़ा मत देखिए, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि पहला भाग ये और दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक। अभी 2 क्वेश्चन बन गए इसमें, तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। यानी कि इसने कहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यानी अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, अवयवों की संख्या दे रखी है हमको 24। ठीक है, 24। अब इसकी संभव कोटियाँ लिखते हैं हम।
संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं इसकी, ठीक है। संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, यानी कि कैसे भी करके हमें 24 पाना है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, 1 × 24 भी कर सकते हैं तब भी 24 आएगा। 24 × 1 कर सकते हैं तब भी 24 आएगा। 2 × 12 कर सकते हैं तब भी 24 आएगा। 12 × 2 कर सकते हैं तब भी 24 आएगा। 3 × 4 कर सकते हैं, 3 × 8 कर सकते हैं एंड 8 × 3 कर सकते हैं तब भी 24 आएगा। देख लो एक बार, 1 × 24 इज इक्वल 24, 24 × 1 इज इक्वल 24, यानी अवयवों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 24। और अवयवों की संख्या क्या होती है, m × n ही अवयवों की संख्या होती है, ठीक है। तो 8 × 3 हो गया, 4 × 6 भी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 6 × 4 भी हो गया। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। समझ में आ गया संभव कोटियाँ क्या है, यानी कैसे भी करके हमें 24 बुलाना है। तो हम क्रॉस करके देख लेंगे, 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे और 5 में जा नहीं सकते क्योंकि 5 में आता ही नहीं है 24, ठीक है। अभी हमें सेकंड दिया हुआ है, इसने बोला है कि अवयवों की संख्या कितनी है, 13। कितनी है, 13। अब इसकी कोटियाँ बतानी है। भाई 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी से ना डिवाइड होता है ना किसी से मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ किससे होता है, डिवाइड। 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसकी कोटियाँ क्या हो सकती है, 1 × 13 एंड 13 × 1। बस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 2 की तरह ही सेम है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया एंड सेकंड है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगी। तो पहले हम पहला वाला देख लेते हैं, कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव हैं हमारे 18। तो इसमें कुल अवयव कितने हैं, 18 और इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं इसकी, देख लेते हैं। 1 × 18, 18 × 1, हम टेबल के माध्यम से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं 18 किस किस के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है कितनी बार, 2 × 9, 9 2 × 18, 9 × 2 एंड 3 × 6 एंड 6 × 3, बस इसी में आता है। तो ये हुई हमारी संभव कोटियाँ। सेकंड है, इसमें अवयव कितने हैं, अवयव हैं 5, ठीक है। अवयव कितने दे रखे हैं, 5। तो कोटियाँ क्या होंगी, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये तो स्वयं से होता है या फिर 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो 1 × 5 एंड 5 × 1, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हुई, 2। इसकी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2×2 आव्यूह ए इक्वल AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि 2×2 के आव्यूह की रचना कैसे करेंगे। 2×2 यानी कि m = n दे रखा है
क्योंकि m की संख्या भी समान है, n की संख्या भी समान है, तो बनेगा कौन सा? वर्गाव्यू बनेगा। तो वर्गाव्यू में संख्या कैसे लिखते हैं, देख लेते हैं। वर्गाव्यू में होता है A11 A12 A21 A22, ये होता है आपका वर्गाव्यू। यानी 1 क्या है? फर्स्ट रो। ये वाला 1 क्या है? फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, यानी A11। इसी प्रकार से ये है, और ये है सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो A21। इसी प्रकार से 82। ठीक है, ये हमारी अवयव की रचना हो गई। अभी हमें इन वैल्यूज़ को इनमें पुट करना है। ये जो यहाँ पे दे रखे हैं ना 1 1 1 2 2 1 2 2, ये आई जी के मान है। आई का मान क्या है? 1। जे का मान क्या है? 1। ठीक है, इसी में इन्हें पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इसमें आई जे इज इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये जो चारों संख्याएं हैं ये इसमें पुट करके देख ली हैं। सबसे पहले A11 कर लेते हैं, यानी आई भी 1 और जे भी 1, तो यहाँ पे भी रखनी पड़ेंगी आई भी 1 जे भी 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ? 1 + 1 = 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना? 4। 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो A11 कितना हो गया हमारा? 2। इसी प्रकार से देख लेते हैं A12। आई कितना है? 1। जे कितना है? 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हुआ? 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 3 3 जा 9 अपॉन 2। इसी प्रकार से A21, आई की संख्या कितनी है? 2। जे कितना है? 1 का होल स्क्वायर, ये भी कितना हुआ? 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी 9/2। अब देख लेते हैं A22। इसमें आई की संख्या कितनी है? 2। जे की संख्या कितनी है? 2 का होल स्क्वायर। 2 + 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 4 जा 16 अपॉन 2। 2 8 जा 16। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का जो अवयव बनेगा वर्ग अवयव, वो क्या होगा हम लिख लेते हैं। A11 की जगह क्या लिखना है? 2। A12 की जगह पे क्या लिखना है? 9/2। A21 की जगह पे क्या लिखना है? 9/2। A22 की जगह पे क्या लिखना है? 8। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट देख लीजिए। इसने बोला है वर्ग अवयव, पहले हम बना लेते हैं वर्ग अवयव। A इज इक्वल क्या होगा वर्ग अवयव? A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब AIJ सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। AIJ हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हमें इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है, तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। A11 इज इक्वल आई की जगह कितना रखना है? 1। जे की जगह पे कितना रखना है? 1 इज इक्वल कितना हुआ? 1। अब देख लेते हैं A12। A12 आई की जगह पे कितना रखना है? 1। जे की जगह पे कितना रखना है? 2, तो 1/2 ही हो गया। A13 देख लेते हैं, सॉरी A21 आई की जगह पे कितना रखना है? 2। जे की जगह पे कितना रखना है? 1, तो इक्वल कितना हुआ? 2। इसी प्रकार से A22 देख लेते हैं, आई की जगह पे कितना रखना है? 2। जे की जगह पे 2 इज इक्वल कितना हुआ? 1। अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। A इज इक्वल A11 की जगह क्या रखना है? 1। A12 की जगह 1/2। A21 की जगह 2। A22 की जगह 1। ये हमारा वर्ग अवयव बन के तैयार हो गया है। इसी प्रकार से पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है? इसमें भी यही वैल्यूज़ पुट करनी है जो यहाँ पे दी हुई हैं, यही वैल्यूज़ पुट करनी है। A11 निकाल लेते हैं सबसे पहले। आई की जगह पे क्या रखना है? 1। 2 जे की जगह पे क्या रखना है? 1 का
होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल कितना होगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल 3 3 जा 9 अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार से A12 निकालेंगे। A12 इज इक्वल आई की जगह पे कितना रखना है 1, जे की जगह पे कितना रखना है 2 अपॉन 2, इन दोनों का क्या है होल स्क्वायर। तो कितना हुआ 1 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 5/2 इसका होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 अपॉन 2। ठीक है, अभी हम निकालेंगे A21। A21 कितना होगा आई की जगह पे कितना रखना है आपकी बार 2, जे की जगह पे कितना रखना है 1 अपॉन 2, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो 2 + 2 अपॉन 2 इन दोनों का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 4 4 जो 16 अपॉन 2। ठीक, तो इसका कितना हुआ 2 8 जा 16। अब निकालेंगे A22। आई की जगह पे कितना रखना है 2, जे की जगह पे भी 2 ही रखना है और इसका होल स्क्वायर। तो कितना हुआ 2 + 2 2 जा 4 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। 4 + 2 कितना होता है 6 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। तो कितना हुआ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 अपॉन 2 इसका हुआ 18। अब ये सारी वैल्यूज जो आई हैं हमें इसमें पुट करनी है। तो A इज इक्वल 9/2, 25/2, 8, 18। ये हमारे आप व्यू हमें मिल गए। क्वेश्चन सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है AIJ इज इक्वल 1/2 मॉड माइनस 3i + j मॉड। सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है AIJ इज इक्वल 2i - j। तो सबसे पहले हम 3/4 के आव्यूह की रचना करते हैं। जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 में 2/2 के आव्यूह की रचना की थी, उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 में 3/4 आव्यूह की रचना करेंगे। तो देख लेते हैं। A इज इक्वल, यहाँ पे दिया हुआ है m इज इक्वल 3, m इज इक्वल 3, यानी कि जो पंक्ति हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए 3, और जो स्तंभ हैं n इज इक्वल 4 उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए 4, यानी कि स्तंभों की संख्या 4 होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा पहली पंक्ति, यानी ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 के लिए 1 कॉलम कौन सा है पहला, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा A11। इसी प्रकार से A12, A13, A14। दूसरी रो के लिए A21, A22, A23, A24। तीसरी रो के लिए A31, A32, A33, A34। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो A11 के लिए निकालेंगे, तो AIJ का जो मान है वो इस वाले में पुट करना है हमें, यानी IJ का मान। फर्स्ट जो होता है वो I का मान होता है, सेकंड जो होता है J का मान होता है। इसे यहाँ पे लिख सकते हैं I इसके इक्वल होता है, ये J के इक्वल होता है N। ठीक है, 1 का मान निकालना है A11 का, तो लिखेंगे इज इक्वल 1/2 - 3। अब इसमें I का मान पुट करना है। I का मान कितना लिखें 1 के लिए, ये I का मान है, ये J का मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस J का मान कितना पुट करेंगे 1। मॉड को क्लोज कर देते हैं। 1/2 - 3 + 1 इज इक्वल 1/2 - 2। ये भी मॉड में कोई भी संख्या होती है माइनस की, वो बाहर आती है जब, तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम। अब निकालेंगे हम A12 इज इक्वल 1/2 - 3। I का मान कितना रखना है 1, J का मान कितना रखना है 2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 + 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 1,
मॉड से बाहर संख्या लिखेंगे तो प्लस का 1/2। इसी प्रकार से A13 निकालते हैं। 1/2 -3, आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 3। 1/2 -3 + 3, -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल भी इसका 0 ही हो जाएगा। अब करते हैं A14 का मान निकालते हैं। 1/2 -3, आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 4 = 1/2 -3 + 4। तो कितना बचा प्लस का 1/2, क्योंकि यहाँ से प्लस का 1/2 बचेगा और मॉड के बाहर जब प्लस की संख्या निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस में ही होती है। ठीक है, अब निकालेंगे हम A21। 1/2, अब यहाँ पे आई का मान क्या हो गया 2 और जे का मान कितना है 1। 1/2 -3 × 2 = 6 + 1, तो कितना बचा माइनस के 5/2, वो भी मॉड में। मॉड के बाहर कोई भी माइनस की संख्या बाहर निकालते हैं तो कितना होता है प्लस में 5/2। अब निकालते हैं A22। 1/2 मॉड -3, आई का मान कितना है 2, जे का मान कितना है 2 = 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2, तो कितना बचा माइनस का 4/2, वो भी मॉड में। मॉड के बाहर जब माइनस की संख्या को निकालेंगे तो हो जाएगी प्लस में 4/2 और 2 से 2 कैंसिल करेंगे 2 टाइम। ठीक है, अब आएगा A23। 1/2 माइनस का 3, आई का मान 2, जे का मान 3। ठीक है, 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3, तो कितना हुआ माइनस का 3 मॉड में अपॉन 2, बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3/2। अब निकालते हैं A24। 1/2 माइनस का 3, आई का मान 2 प्लस का 4 = 1/2 -3 × 2 = 6 + 4 = माइनस का 2/2। माइनस की संख्या बाहर निकलेगी मॉड की तो प्लस हो जाएगी, अपॉन 2 = 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम A31 निकालेंगे। A31 = 1/2 मॉड में माइनस का 3, आई का मान कितना है 3, जे का मान कितना है 1। ठीक है, 1/2 कितना हुआ -3 3 × 9 + 1 = 1/2 कितना हुआ माइनस का 8, मॉड के बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8/2 = 4। ठीक है, A32 का मान निकालेंगे = 1/2 मॉड में माइनस का 3 प्लस जे का मान कितना है 2। इसी प्रकार से 1/2 माइनस का 9 प्लस का 2, तो कितना हुआ माइनस का 7/2। तो माइनस मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7/2। अब निकालेंगे A33 = 1/2 माइनस का 3, आई का मान 3, जे का मान 3 = 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3 = 1/2 कितना बचा माइनस का 6, वो भी मॉड में। बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा और इसे कट करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, A34 = 1/2 माइनस का 3, आई का मान 3, जे का मान 4 = हम इसे फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं ना, इसकी वजह से इसमें रख रहे हैं। ठीक है, 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4 = माइनस का 5/2 मॉड में बाहर निकालेंगे तो प्लस का 5/2। अब हमारे पास इन सब के मान है तो हम इसमें रख अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो A कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रखते हैं। देखिए A11 का मान कितना निकल के आया हमारा 1, A12 का मान कितना निकल के आया हमारा 1/2, A13 का मान कितना निकल के आया हमारा 0, A14 का मान कितना निकल के आया हमारा 1/2। इसी प्रकार से 1/2, इसके बाद 5/2, 2, 1, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। इसका हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है AIJ =
2y-j। अब ये वाली वैल्यूज़ इस वाले फंक्शन में पुट करके हमें देखनी है। पहले की तरह ही करना है। a11 निकालेंगे इसके लिए। a11 इज इक्वल, आई का मान कितना रखना है 1, j का मान कितना रखना है 1, तो 2 - 1 इज इक्वल कितना हुआ 1। ठीक है, इसी प्रकार से a12 निकालेंगे। 2 आई का मान 1 - 2 इज इक्वल, 2 - 2 इज इक्वल कितना हुआ 0। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम a13 का मान। 2 1 आई का मान 1, j का मान 3, तो कितना हुआ 2 - 3 इज इक्वल -1। अब a14 का मान निकालेंगे। 2 1 - 4 इज इक्वल कितना हुआ 2 - 4 इज इक्वल -2। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे a21 का मान। तो 2 × 2 - 1 इज इक्वल 4 - 1 इज इक्वल 3। इसी प्रकार से निकालेंगे हम यहाँ a22 का मान। 2 आई का मान 2, j का मान 2, 4 - 2 इज इक्वल कितना हुआ 2। अभी इसी प्रकार से निकालेंगे हम यहाँ a23 का मान। ठीक है, 2 आई का मान 2, j का मान 3, 4 - 3 इज इक्वल 1। अब यहाँ पे निकालेंगे a24 का, तो कितना हुआ 2 आई का मान 2, j का मान 4, 4 - 4 इज इक्वल 0। क्लियर। और अब a31 का मान निकाल लेते हैं। a31 इज इक्वल, आई का मान कितना है 3, j का मान कितना है 1, 3 2 जा 6 - 1 इज इक्वल 5। ठीक है, अब निकाल लेते हैं a32 का मान। 2 आई का मान 3, j का मान 2, 3 2 जा 6 - 2 इज इक्वल कितना हुआ 4। अब निकाल लेते हैं a33 का मान। आई का मान 3, j का मान 3, तो कितना हुआ 6 - 3 इज इक्वल 3। अब निकाल लेते हैं a34 का मान। 2 आई का मान कितना है 3, j का मान कितना है 4, 3 2 जा 6 - 4 इज इक्वल कितना हुआ 2। ठीक है, अब हम इसे आव्यूह की जो रचना हमें 3/4 की करनी है उसमें लिख लेते हैं। a इज इक्वल, a11 कितना था हमारा 1। ठीक है, a12 कितना था 0 -1 -2 3 2 1 0। a31 कितना है 5, a32 कितना है 4, a33 कितना है 3, a34 कितना है 2। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों से x, y व z के मान ज्ञात करने हैं। ये हमें समीकरण दिए हुए हैं, हमें इनमें से x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीसरा पार्ट मैं अभी नीचे आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि x, y के मान कैसे निकलते हैं। आव्यूह में x, y के मान निकालना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि ये जो टर्म है यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के इक्वल इस वाले आव्यूह के टर्म इस वाले आव्यूह के उसी वाले टर्म के इज इक्वल होते हैं। जैसे कि ये इस वाले आव्यूह का a11 है, ये इस वाले आव्यूह का a12 है, क्योंकि पहली रो है और पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ये वाला इसका a21 है और इसका ये a22 है, क्योंकि दूसरी रो का पहला कॉलम का ये एलिमेंट है और ये दूसरी रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें होता है, ये इसका a11 होता है, ये इसका a12 होता है, और ये इसका a21 और इसका a22। ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला a11 इस वाले a11 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे कोई तीसरा भी लगा होता ना, तीसरा भी इज इक्वल में करके लगा होता, तब भी उस वाले का a11, इस वाले आव्यूह का a11 और इस वाले आव्यूह का a11, वो तीनों ही इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से इसका a12 इसके a12 के इक्वल होगा, इसका a21 इसके a21 के इक्वल होगा, इसका a22 इसके a22 के इक्वल होगा। तो
वाई वाले का इसके इक्वल रखेंगे तो वाई इज इक्वल कितना प्राप्त होगा हमें 4, एक्स इक्वल कितना प्राप्त होगा 1 और जेड इक्वल कितना प्राप्त होगा 3। क्लियर। इसी प्रकार से इसमें सेम टू सेम इसी की तरह ये वाला भी, तो हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे, इसको इक्वल लिखेंगे, इसको इसके और इसको इसके। तो हम पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल 6, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसे। 2 को 2 के इक्वल रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मीन नहीं है, बिकॉज हमें तो एक्स बाई जेड के मान निकालने हैं, तो वही इक्वेशंस ढूंढनी है जिसमें एक्स बाई जेड लगे हुए हैं। ठीक है, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल किसके हुआ 5 के। कोई इक्वेशन सेकंड हो गई है। एक्स वाई इज इक्वल किसके हुआ 8 के, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 से एक्स का मान निकाल लेती हूँ। तो एक्स का मान कितना होगा 8/y। ठीक है, अब इस वाले मान को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एक्स का मान कितना है 8/y प्लस वाई इज इक्वल 6। अब हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना होगा 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल 6। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 6 बाई। ठीक है, अब हम इन्हें एक इक्वेशन के रूप में सेट कर लेते हैं। इसे इधर लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 8 है ही, इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि 6 आ जाए। हम जानते हैं 4 2 जो कितना होता है 8 होता है। ठीक है, 4 2 जो कितना होता है 8, और 4 + 2 करेंगे तो कितना होगा 8, y + 8 इज इक्वल 0। गुणनखंड करना तो आप 9th क्लास में ही सीख गए होंगे। अगर आपसे नहीं आता है तो आप 9th क्लास का मैथ एक बार फिर से पढ़ लीजिए। y² माइनस 4y माइनस का 2y, हमें यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इस वाले को कि हमारा ये सही है कि नहीं। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, इसके सामने, इस वाले के सामने माइनस लगा हुआ है ना। ये 2 घात होती है, ये 1 घात होती है, इसकी कोई घात नहीं होती जो हमारे ये टर्म्स दे रखे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 2 तो कितना हुआ माइनस का 6, यानी हमारा गुणनखंड राइट है। इसी प्रकार से हम प्लस वाले को भी चेक कर सकते हैं। +8 इज इक्वल 0, वाई कॉमन ले लेते हैं इसमें तो कितना बचा -4। अगर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो y -4 होगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमें कितना मिला y -4 y -2 इज इक्वल 0। अब हम इन दोनों मानों को 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं। इज इक्वल 0 y -2 इज इक्वल 0, तो कितना हुआ y इज इक्वल 4 y इज इक्वल 2। हमें y के कितने मान प्राप्त हो गए, कितने मान प्राप्त हो गए हमें y के 2। अब हम इन मानों को इक्वेशन थर्ड में पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से z का ही मान निकाल लेती हूँ। तो z का कितना हुआ, इस वाले के पास इस वाले 5 को यहाँ पे लेके आएंगे तो -5 z इक्वल कितना हो गया 0। ठीक है, z का भी मान आ गया, y के भी मान आ गए। अब हम यहाँ से इक्वेशन 4 में y के दोनों मानों को एक एक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले y इज इक्वल इक्वेशन 4 में y इज इक्वल 4 पुट करके देखते हैं। 4 रखने पर x इक्वल 8/y का मान कितना रखना है 4, 4 2 जा 8, x इज इक्वल कितना आ गया 2। x इक्वल 2 रखने पर x इक्वल 8/y का मान कितना रखना है हमें, अब की बार 2 रखना है, तो 2 4 जा 8, x इज इक्वल 4। तो हमारे पास x बाई जेड के मान आ चुके हैं। x और y के दो मान आए हैं, तो देख लीजिए आप। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है, इसके भी इक्वेशन हम बना लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 9, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे।
एक्स प्लस जेड इज इक्वल 5, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसे। वाई प्लस जेड इज इक्वल 7, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जेड के मान प्राप्त हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी एक पर्टिकुलर एक्स या वाई जेड किसी में से एक का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट से एक्स का मान निकाल रही हूँ। इक्वेशन, या फिर आप इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करिए। इक्वेशन सेकंड से एक्स का मान निकालने पर इक्वेशन सेकंड क्या है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल 5। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया, जेड माइनस 5। ठीक है, जेड माइनस 5 आ गया, इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम इसी प्रकार से इक्वेशन थर्ड में से भी एक्स का मान निकालेंगे। इक्वेशन थर्ड से एक्स का मान निकालने पर, सॉरी वाई का, यहाँ से वाई का मान निकालने पर तो वाई प्लस जेड इज इक्वल कितना दिया हुआ है, 7। एक वाई का मान निकालेंगे तो कितना हुआ, 7 माइनस जेड। ठीक है, कितना हुआ, 7 माइनस जेड। यहाँ पे एक्स प्लस जेड था, सॉरी यहाँ पे 5 माइनस जेड हुआ, 5 माइनस जेड हुआ, ना कि जेड माइनस 5। इसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब इन दोनों मानों को, एक्स और वाई के मानों को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 4 व 5 से एक्स व वाई के मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं हम एक्स और वाई। एक्स का मान कितना है, 5 माइनस जेड। वाई का मान कितना है, 7 माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल कितना हुआ है, 9। एक जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस के जेड से एक माइनस का जेड कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, माइनस का जेड प्लस 7 और 5 कितने होते हैं, 12 इज इक्वल 9। माइनस का जेड, 9 माइनस 12 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के जेड इज इक्वल 12 में से 9 गई, माइनस के तो कितने बचे, 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जेड इज इक्वल 3 आ जाएगा। अब जेड के मान इक्वेशन 4 और 5 में रख के हम एक्स वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इक्वेशन 4 में जेड का मान रखने पर एक्स इज इक्वल 5 माइनस 3, एक्स इक्वल 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2। एक्स का भी मान आ गया। अब इक्वेशन 5 में जेड का मान रखने पर इक्वेशन 5 कौन सी है, ये रही, वाई माइनस 7 माइनस जेड का मान कितना है हमारा, 3। तो कितना हुआ, वाई इज इक्वल 7 में से 3 गए तो कितना बचा, 4। एक्स बाई जेड के तीनों के मान यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन दिया हुआ है पहले की तरह ही, क्वेश्चन 6 की तरह। इनमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करने, पहले हमने किसके करे थे, एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करे थे। इस वाले इक्वेशन में हमें, इस वाले आव्यूह से हमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम पहले की तरह ही इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन बनेगा ए बी, ए माइनस बी इज इक्वल -1, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और 2a प्लस सी इज इक्वल 5, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। 2a माइनस बी इज इक्वल 0, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और यहाँ पे 3c प्लस डी इज इक्वल 13, इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पहले की तरह ही किसी भी इक्वेशन से, यहाँ से हम कुछ इक्वेशन थर्ड से निकाल लेते हैं b का मान। ठीक है, इक्वेशन 3 से
इक्वेशन 3 से b का मान निकालने पर, यहाँ से b का मान निकालेंगे तो कितना हुआ, b इज इक्वल टू ए, क्योंकि b को इधर लेके गए तो प्लस का हो गया, यहाँ पे 2a बचा, b इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं, 4 तो हो गया हमारा, 5 मान लेते हैं। अब b का मान इक्वेशन 5 से b का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ आएंगी रहा, a माइनस b का मान कितना है, 2a इज इक्वल -1। 2a में से -2a में से प्लस का 2a ऐड करेंगे तो कितना बचा, माइनस का a इज इक्वल माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, a का मान अब इक्वेशन 5 में रखना है, इक्वेशन 5 में a का मान रखने पर b इज इक्वल, a का मान कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ, b का मान 2। ठीक है, a का मान कितना था 1, b का मान कितना है 2। इक्वेशन 2 में a का मान रखने पर तो कितना हुआ, इक्वेशन 2 में a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 1, 2 1 प्लस c इज इक्वल 5, 2 प्लस c इज इक्वल 5, c इज इक्वल 2 को इधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 2, c इज इक्वल कितना हुआ 3। ठीक है, अब इक्वेशन 4 में c का मान रखने पर, इक्वेशन 4 में c का मान रखने पर तो कितना हुआ, c का मान रखेंगे इक्वेशन 4 में तो 3, c का मान कितना है 3 प्लस d इज इक्वल 13, d 3 3 जा 9 प्लस इज इक्वल 13, d इज इक्वल 13, 9 को इधर लेके जाएंगे तो 13 माइनस 9, d इज इक्वल कितना हुआ 4, 13 में से 9 गए तो कितना बचा 4। a b c d के मान कितने आ गए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल इतना दिया हुआ है, इसमें पूछा है एक वर्ग आव्यूह यदि, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि m इज इक्वल n होगा तभी वह एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, x तथा y के प्रदत्त मान ज्ञात करने, आव्यूहों के ये युग्म दे रखे हैं, इसमें x y के मान ज्ञात करने, ये जो युग्म है इनसे, इसने कहा है कि युग्म समान है, ये युग्म यानी इक्वल है, तो हम पहले की तरह क्वेश्चन बनाते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल 0, तो x का मान कितना होगा, यहाँ से इधर ले जाएंगे तो -7, 3x इज इक्वल माइनस का 7/3, x का मान इज इक्वल कितना हुआ -7/3। अब इक्वेशन इधर बनाते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल कितना 8, y इज इक्वल 1 को इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस 1, y इज इक्वल कितना हुआ 7, x का मान कितना हुआ है -7/3, y का मान कितना हुआ है 7। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, ऑप्शन ए है x इज इक्वल -1/3, y इज इक्वल 7, ऑप्शन बी है ज्ञात करना संभव नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है y इज इक्वल 7, x इज इक्वल -2/3, डी ऑप्शन दे रखा है हमें x इज इक्वल -1/3, y इज इक्वल -2/3। ठीक है, लेकिन हमारा x का मान कितना है -7/3, इधर तो किसी का भी मान -7/3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका राइट है, ज्ञात करना इसे संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्याएं कितनी होंगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी 3/3 कोटि का ऐसा आव्यूह बनाना है जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। ये पूछा है कितनी कुल संख्याएं होंगी, तो सबसे हम पहले ये देख लेते हैं कि कुल अवयव कितने हैं।
3/3 कोटि है किसी भी अवयव की, तो उसके अवयव क्या होते हैं? कोटियों का गुणनफल। कोटि कितनी है? 3/3, इसका गुणनफल कितना होगा? पहले लिख लेते हैं, कुल अवयव इज इक्वल 3 × 3 इज इक्वल 9। तो कुल अवयव कितने हुए? 9, यानी n इज इक्वल क्या हो गया? 9। ठीक है, कुल अवयव 9। जो अवयवों की संख्या होती है, कुल अवयवों की संख्या, इसने कुल अवयवों की तो संख्या पूछी है, अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी? प्रविष्टि कितनी है? 0 या 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया? कोटि से अवयव निकाल लिए, 9 अवयव आ गए हमारे। अब हमें क्या करना है कि कुल अवयवों की संख्या बतानी है। तो कुल अवयवों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n होगी, तो 2 की पावर n का मान कितना है? 9। तो इसका कितना हुआ? 512, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? 2 की पावर ये कहाँ से आई? 2 की पावर n कहाँ से आई? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? तो ये 2 की पावर आती है तब जब हमें किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी पार्ट का कोई थोड़ा सा पार्टिकुलर एरिया दे रखा है, यानी इसने बोला है 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की रचना करनी है, तब हमें पूरे होल का निकालना है। तो उसके कुल अवयव पता होना चाहिए, कुल अवयव पता होंगे तभी हम उसकी पूरी संख्या निकाल पाएंगे, जिस टाइप से मैंने यहाँ पे किया है। अगर 4/4 का होता तो यहाँ पे 16 होता, 2 की पावर 16 करनी होती, आंसर कुछ और आता। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हुई।